नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल के गिरने के क्या कारण होते हैं। जब हमारी फसल में बालियां निकल जाती है और हम गेहूं में अंतिम सिंचाई लगाते हैं तो कई किसान भाइयों को फसल के गिरने की समस्या दिखाई देती है। तो फसल के गिरने के क्या कारण हो सकते हैं, आज हम विस्तार से इन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज दर। गेहूं में अगर आप एक अच्छा बीज लेते हैं तो 40 से 50 किलो प्रति एकड़ जो बीज दर है गेहूं के लिए पर्याप्त होती है। यदि आप संतुलित बीज दर का प्रयोग करेंगे तो पौधों को कल्लों के विकास और जड़ों के विकास के लिए पर्याप्त स्पेस मिलता है। उनकी जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होता है, जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिससे जो पौधा है वो जड़ों के सहारे गिरने की समस्या ज्यादा नहीं दिखाई देती। तो पहली बात तो आपको बुवाई के समय संतुलित बीज दर का प्रयोग करना है, जिससे आगे चल के आपको गेहूं के गिरने की समस्या न हो। यदि आप अधिक मात्रा में 70 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोनी करते हैं तो उसमें जो पौधों के बीच का स्पेस है वो बहुत ही कम होता है और जड़ों का विकास ठीक तरीके से नहीं होता, जिससे आगे चल के जब आप अंतिम सिंचाई लगाते हैं, जब मार्च के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं तो उस समय पर सिंचाई लगाने से गेहूं के गिरने की समस्या दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं, जब आप गेहूं में सिंचाई लगाते हैं तो पहली और दूसरी जो सिंचाई है और बोनी के समय जो सिंचाई है, आपको खेती में उपलब्ध नमी के अनुसार हल्की से हल्की सिंचाई लगानी चाहिए। बुवाई के समय भी आपको हल्की सिंचाई करना है। पहली खाद के समय और दूसरी खाद के समय भी आपको हल्की सिंचाई करना है, जिससे कि आपके खेत में जल भराव की समस्या न हो और जो भी पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे न जाएं। यदि आपने पर्याप्त मात्रा में खादों का प्रयोग किया है लेकिन यदि आपने गलत तरीके से सिंचाई की तो जो भी पोषक तत्व हैं वो पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे। इससे उन खादों का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब जड़ों के विकास में और पौधे के तने को मजबूत बनाने में फास्फोरस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पहली बात तो आपको फास्फोरस की पूर्ति करनी है और फास्फोरस की जो पूरी मात्रा है आपको पहले जो बेसल डोज में दे देनी है। यदि आप किसी कारण से बेसल डोज में नहीं दे पाए हैं तो पहली खाद तक आपको फास्फोरस की पूर्ति कर देनी है, क्योंकि जब 20 और 35 दिन बाद जो क्राउन रूट्स का विकास शुरू होता है उस समय फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस जड़ों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमि निभाता है। उसके साथ जिंक और भी जो अन्य तत्व हैं, सभी तत्वों का आप संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपकी जड़ों का विकास ठीक तरीके से होगा, तना मजबूत होगा, जिससे आगे गेहूं के गिरने की समस्या नहीं आएगी। तो सिंचाई भी आपको संतुलित रखना है और फास्फोरस और जिंक जैसे पोषक तत्व जो जड़ों के विकास में बहुत ही योगदान देते हैं, इनका आपको संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है। अब बात करते हैं यूरिया खाद की। कई किसान भाई जो अनुशंसित मात्रा है उससे ज्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का प्रयोग आपको 50 दिनों से पहले कर लेना है। 50 दिनों के बाद आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आप यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो पौधे की हाइट ज़्यादा होगी और पौधे की हाइट ज़्यादा होगी तो आगे चल के पौधे की गिरने की समस्या दिखाई देगी। जनरली जो 100 सेंटीमीटर से नीचे की हाइट वाले जो किस्में होती हैं उनमें यदि आपने सही प्रबंधन किया है तो गिरने की समस्या नहीं होती है। यदि आप अधिक यूरिया का प्रयोग करेंगे तो पौधे की हाइट 100 सेंटीमीटर से ऊपर चली जाएगी और आगे चल के जब हवाएं चलेंगी तो आपका जो गेहूं का पौधा है वो निश्चित ही गिरेगा। आपको 50 दिन से पहले यूरिया का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको यूरिया का या किसी भी नाइट्रोजन युक्त खाद है 50 दिनों के प्रयोग नहीं करना है। गेहूं में वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती है, जिससे गेहूं में जो बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि आप नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा जो पूरी एनर्जी है वो ग्रोथ में लगाता रहेगा। इससे बालियों का सही तरीके से निर्माण नहीं होगा, पौधे का तना कमजोर होगा और आगे चलकर वो गिरने की समस्या उसमें आपको दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं पहली सिंचाई जो आपको लगानी है, वो लगभग कम से कम आपको 15 से 25 दिन का गैप रखना है। आपकी मिट्टी के अनुसार जितना लंबा आप पहले सिंचाई को खींचेंगे उतने ही अच्छे तरीके से जड़ों का विकास मिट्टी में होगा, क्योंकि जड़ें जो हैं पोषक तत्व नमी को अपटेक करने के लिए जड़ें जो हैं वो आपकी मिट्टी में गहराई में जाएंगी और यदि जड़ें गहराई में जाएंगी तो जड़ें मजबूत होंगी। आपका तना मजबूती से खड़ा रहेगा और आगे चल के वो गिरेगा नहीं। जब आप अंतिम सिंचाई लगाते हैं, अंतिम सिंचाई से पहली सिंचाई और अंतिम सिंचाई के बीच में आपको कम से कम दिन का गैप रखना है। जनरली आप जो चौथी 5वीं सिंचाई है फरवरी के लास्ट हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में आप लगाते हैं। बालियां निकलने के बाद जो सिंचाई लगाते हैं उसके बाद जो आप लास्ट सिंचाई लगाते हैं उसके बीच में आपको कम से कम गैप रखना है।
जैसे आपने बाली निकलने के बाद सिंचाई लगाई, तो दाना भरने से पहले पहले आपको अगली सिंचाई जो है वो लगानी है, और इन दोनों सिंचाइयों के बीच में आपको कम से कम दिन का अंतर रखना है। यदि आपने अंतिम सिंचाई के समय नमी आपके खेत से खत्म हो गई, तो जो जड़ें हैं वो मिट्टी को छोड़ देंगे, और जैसे ही आप अगली सिंचाई लगाएंगे तो पौधे के गिरने की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्च के महीने में जो गर्म तेज हवाएं चलने लगती हैं। तो इससे ऐसी कंडीशन में यदि आपके खेत में नमी की कमी हो गई और फिर आपने सिंचाई लगाई, तो पौधे के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी आप सिंचाई लगाएं तो शाम के समय आपको सिंचाई लगाना है, क्योंकि दोपहर के समय यदि आप सिंचाई लगाते हैं, उस समय तेज हवाएं चलती हैं, तो फसल के गिरने का संभावना उस समय ज्यादा रहती है। तो कोशिश करें जब भी आप अपने गेहूं के खेत में सिंचाई लगाएं तो शाम के समय ही आप सिंचाई लगाएं, जिससे आपके गेहूं के गिरने की संभावना कम से कम रहेगी। आपको किसी ऐसी किस्म का चयन करना चाहिए जिसमें की हाइट 100 सेंटीमीटर से कम हो। यदि आप लंबी अवधि की और ज्यादा हाइट वाली वैरायटी लगाते हैं तो आपको उसमें फिर लियोसिन का स्प्रे करना चाहिए। लिहोन का स्प्रे आप 2 बार कर सकते हैं। पहली 40 से 50 दिन की अवस्था में जब पौधे में गांठें बनती हैं, जॉइंटिंग की स्टेज रहती है, उस समय पर यदि आप लियोसिन का स्प्रे करेंगे तो जो गांठों से गांठों के बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी, जिससे आपके पौधे की हाइट कम रहेगी और आगे चल के आपका पौधा गिरेगा नहीं। दूसरा स्प्रे आपको कब करना है? जब आपके गेहूं में बाली निकलने की अवस्था होती है, उससे पहले आपको लियोसिन का दूसरा स्प्रे करना है। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो और लियोसिन का स्प्रे आपको जब ही करना है जब आपके गेहूं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आपका गेहूं बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करके चल रहा हो। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपके गेहूं में रहेगी तो उसकी ग्रोथ वैसे भी नहीं होगी, और लियोसिन का स्प्रे करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि आपका गेहूं जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है और आपको लगता है कि उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, आपने अधिक मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग किया है, तो ऐसी कंडीशन में ही आपको लियोसिन का स्प्रे करना है। यदि आपके पौधे की हाइट ज्यादा नहीं है, ग्रोथ ज्यादा नहीं है, तो आपको लियोसिन का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि लियोसिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ज्यादा लंबाई वाली वैरायटी होती हैं उनकी ग्रोथ को रोक के जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसको वो जल्दी लाता है, जिससे पौधे की हाइट कम रहती है, तना मजबूत होता है और जो पूरी एनर्जी है वो बालियां बनने में पौधा लगाता है। तो इसका लिसिन का स्प्रे करने का भी ये फायदा होता है। और लिसिन का स्प्रे करने का एक उद्देश्य ये भी है कि आगे चल के गेहूं आपका जब बालियां निकलते समय आप सिंचाई लगाते हैं तो आपका गेहूं की हाइट कम रहे, जिससे उसके गिरने की समस्या ना हो। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें तो आपके गेहूं में जो लास्ट सिंचाई आप करते हैं उस समय पे आपके गेहूं के गिरने की समस्या नहीं होगी। इनमें से यदि आपने किसी भी एक बात का ध्यान नहीं रखा तो आप कितनी ही कोशिश कर लें, आपके गेहूं के गिरने की समस्या आपको आगे चल के दिखाई दे सकती है। आपने कितनी भी मेहनत की हो, अच्छे तरीके से सिंचाई करी हो, अच्छे तरीके से खाद डाली हो, यदि आपके गेहूं ने अधिक ग्रोथ ले ली और आपने लास्ट में जाकर सही तरीके से सिंचाई नहीं करी, दोपहर में सिंचाई कर दी, तो आपके गेहूं में गिरने की समस्या दिखाई देगी, जिससे आपका उत्पादन जो है वो 20 से 40% तक घट सकता है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके गेहूं जो है आगे चल के गिरे ना। तो जो भी मैंने इस पॉइंट बताए हैं उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके गेहूं में गिरने की समस्या नहीं आएगी। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को